नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपल्या देशामध्ये 29 राज्य आहेत. जवळपास 750 भाषा आपल्या देशामध्ये बोलल्या जातात. शेकडो जाती धर्माचे लोक आपल्या देशामध्ये एकाच जमिनीवरती एकत्र नांदतात. हे खरं तर संपूर्ण जगाला हेवा वाटावं असं आपल्या देशाचं मोठं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. आणि म्हणूनच इथल्या लोकशाहीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांची संख्या जर का मोजायची झाली तर ती साधारणतः 800च्या घरामध्ये वगैरे जाते. परंतु गेल्या 65 वर्षांच्या प्रस्थापित राजकारणाला छेद देत एक पक्ष सध्या सगळ्यांचीच डोकेदुखी बनलेला आहे, ज्याचं नाव आहे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल ए मुस्लिमीन अर्थात MIM. आणि महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये MIMनं 2 जागा जिंकल्या आणि हा पक्ष सगळ्यांच्याच नजरेमध्ये आला. परंतु त्याहीपेक्षा अधिक चर्चा रंगते ती OBC बंधूंच्या प्रक्षोभक आणि भडकाऊ भाषणांची. वांद्र्याची पोटनिवडणूक सध्या चांगलीच रंगात आलेली आहे आणि येत्या 1.5 वर्षामध्ये साधारणतः 15 महानगरपालिकांच्या निवडणुका महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत. आणि या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती MIMचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज माझ्याच्या कट्ट्यावरती आलेत. आपका बहुत बहुत स्वागत है. हम सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं राजीव सर से. असं आहे, खरं तर आपल्या सगळ्यांनाच त्यांच्याशी मराठीमधून त्यांना प्रश्न विचारायला आवडले असते आणि ते आहेत हैदराबादचे. त्यामुळं अशी सगळ्यांचीच आपली धारणा आहे की हैदराबादी माणसाला मराठी थोडं ना थोडं तरी कळतंच. त्यामुळं त्यांना प्रश्न मराठीतून विचारावेत अशी खरं कल्पना होती. पण जरी ते मूळचे नांदेडचे असले तरीसुद्धा त्यांनी असं सांगितलं की आता त्यांना मराठी काहीच समजणार नाही आणि त्याच्यामुळं प्रश्न आपण हिंदीतून विचारूया म्हणून. असदुद्दीन जी, आपका नांदेड़ से महाराष्ट्र से जो रिश्ता है वो कब का है और वो कैसे छूट गया आपका नांदेड़ के साथ जो रिश्ता था वो? जी, हमारे फैमिली में जो हमारे वालिद थे, मेरे लेट फादर थे, उनके ग्रैंडफादर नांदेड़ में रहते थे. नांदेड़ से उनका ताल्लुक़ रहा है और वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी ड्योढ़ी भी थी. अब उसके बाद हालात और वक्त के लिहाज से वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते हैदराबाद की तरफ आ गए, क्योंकि उस ज़माने में नांदेड़ हैदराबाद स्टेट का एक हिस्सा होता था. आप जब प्राइवेटली जब हम बात कर रहे थे, आप बहुत अच्छा, बहुत मीठा आपकी ज़ुबान है. पार्लियामेंट में तो आपको संसद रत्न का से सम्मानित किया गया है. बहुत ही आप स्टडीड आपके भाषण वहाँ के होते हैं. लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो मतलब आपके अंदर कुछ आ जाता है कि जैसे एकदम आग लगा देते हैं. ये क्यों होता है ऐसा? नहीं सर, मैं तो नॉर्मल हूँ. ऐसा कुछ दिख तो रहे हैं नॉर्मल. वही सवाल वही है. आप ऐसा बना के पेश कर रहे हैं मुझे कि अचानक कुछ मुझे हो जाता है कि इनक्रेडिबल हल्क की तरह मैं हो जाता हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है सर. तो मैं अपनी बात रखता हूँ और आपको पूरा इख्तियार है, राइट है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो. और देखिए, ये इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है. मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपके तमाम यहाँ पर कलीग्स भी हैं. पिछले 6 महीने पहले असेंबली इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में. मेरे 23 से 25 सभाएं हुई. एक भी मुझे इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं आया. हमारे अपोनेंट्स कंप्लेन नहीं किए कि इसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया. न पुलिस मुझ पर केस बुक करी. और जितने जगहों, जितने मुकामात पर मैं गया, 24-23 में से 10 जगह पर पुलिस मुझे 143(1) नोटिस देती थी, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट में उनको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ा. मैं नोटिस लेता रहा. यकीनन हम जो बात बोलते हैं आपको पसंद नहीं आती होगी या किसी को ऑब्जेक्शन होगा, तो ठीक है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है. मगर मैं कौन सी बात बोलूं या ना बोलूं, मुझे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. ये एक मेरा डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाज़त देता है और मैं अपनी बात रखता हूं. तो हमने देखा है ये कि जब पिछले 6 महीने से आपने भी अभी कहा कि 6 महीने से आप जो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में आप बहुत ही सेंसिटिवली जो इश्यूज है उसको लोगों के सामने रख रहे हैं. लेकिन महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं तो फिर वो हो जाता है जो आप जिसके लिए माहिर है. नहीं सर, महाराष्ट्र के बाहर भी मुझे बताइए कि क्या हुआ महाराष्ट्र में. मैं उत्तर प्रदेश में 7 मरतबा परमिशन डिनाई किया गया. मुझे परमिशन देकर कैंसिल किया जाता. और कैसा करते? फ्राइडे के दिन कैंसिल करते. क्यों करते? आपका जो इतिहास है, आपकी जो हिस्ट्री है आज तक की, उसका कारण तो यही, कुछ तो कारण होगा ना कि क्यों ये होता है. सर देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूं और पॉलिटिकल एक्टिविटी में मुझ पर केसेस बुक हुए हैं और मैं
उसका इलेक्शन कमीशन को और आरटीआई के जरिए सबको मालूम होता है, मगर एक क्रिमिनल केस मेरा बता दीजिए जो मुझ पर चल रहा है, इंडिविजुअली मुझ पर, जिस पर मेरी स्पीच के ऊपर केस बुक हुआ है। ठीक है, हम केस चल रहे हैं, एक्टिविटीज हैं, वो धरना दिए करे, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए था, मगर रोकना किसी को कि नहीं आप आना ही नहीं। अभी आपने कहा कि मुझे संसद रत्न से नवाजा गया, दिया गया। मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात को रख सकता हूं, मगर उत्तर प्रदेश में नहीं रख सकता हूं, कर्नाटक बेंगलुरु में नहीं रख सकता हूं। अच्छा, और एक बात देख, तीसरी बात, महाराष्ट्र में भी जब इलेक्शन होता है तो हमको कोई नहीं रोकता। इलेक्शन क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, ईसीआई के अंडर है। अब जैसा ही इलेक्शन खत्म हो जाता, वो बोलते नहीं अभी क्यों आते आप, अभी सोचेंगे, देखेंगे, वो परसों देखेंगे। अरे हम बायकुला से हमारा एमएलए इलेक्शन जीता, हम पब्लिक का थैंक्स करने के लिए आ रहे थे, परमिशन नहीं दिया गया हमको। अब कैसे हम आ रहे हैं, आके बांड्रा ईस्ट में कैंपेन कर रहे हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि सेलेक्टिव जो चीजें होती हैं, इससे गलत मैसेज जाता है। नहीं, लेकिन अभी जो आपको परमिशन मिल रही है, इसीलिए तो कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि ये तो जब आप आएंगे, मुस्लिमों को कुछ आह्वान करेंगे, उनसे कुछ बोलेंगे, उनके वोट अगर आपके साथ गए तो उससे तो फायदा बीजेपी का है। और इसीलिए वो कहते आए हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है जो मुसलमानों के वोट तोड़ने के लिए यहाँ आई है, ये पार्टी, और जिसका मकसद यहाँ बीजेपी को जितवाना है। सर, मैं 2004 से 2012 तक यूपीए का साथ दिया। जब मैं भड़काऊ नहीं था, जब मैं कम्युनल नहीं था, 2012 में मैं यूपीए से निकल गया तो इनके लिए मैं खराब हो गया। चलिए इनकी बात मान लिया जाए कि सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र में 42 पार्लियामेंट सीट्स कैसा जीत गई बीजेपी, शिवसेना, मैं तो नहीं खड़ा किया। तीसरी बात यह है कि 288 सीट्स में 24 सीट पर मैं खड़ा किया, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। 1 करोड़ नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट में है। मान लीजिए कि पूरे 5,24,000 जो वोट मिले मुझे 24 कैंडिडेट के, पूरे मुसलमान थे। मेरा सवाल यह है कि भैया 55 लाख वोट कौन खा गया फिर? मुझे तो नहीं मिले, 55 लाख तो आपको मिले। और सबसे अहम बात जो मैं आप तमाम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि आप एग्री करें ना करें, देखिए कांग्रेस सेकुलर पार्टियों से मराठा वोट चला गया, ओबीसी वोट चला गया, दलित वोट चला गया, तभी तो जाकर इनको 42 पार्लियामेंट सीट्स में पावर मिला। वो उसकी बात नहीं करते। और जब मुसलमान एक ऑल्टरनेटिव और दलित एक ऑल्टरनेटिव को देखता है, इमीडिएटली ये क्वेश्चन आता है, ये देखो ये इनका साथ दे रहे, उनका सेकुलर को। देखिए क्या ये लोग दुकान खोल के बैठे हैं नोटरी की कि यही स्टैंप लगाएंगे तो सेकुलर। अफसोस इस बात का है कि हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत में मुझे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए शिवसेना बीजेपी के लिए जाना पड़ेगा, सेकुलर सर्टिफिकेट लेने के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी के जाना पड़ेगा। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे अपना राइट है। वो पुकारते रहे, अरे नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। अरे भाई आपके लोग छोड़ के चले गए आपको, आपकी हालत इतनी बुरी हो गई। कभी तो ये देखो ठीक है, आप मुझे हेट करो, बीजेपी, शिवसेना और इनको ओवैसी हेट में माहिर हैं लोग, हेट करते रहिए, मगर कब तक ये बाजा बजाएंगे? इनको गवर्नेंस करना पड़ेगा, पावर में है, इनको वायबल अपोजिशन बनना पड़ेगा। आपको पब्लिक के इमेजिनेशन को कैच करना पड़ेगा। वो टोटली अपने काम में फेल हो रहे हैं। अब कल इनके घर में अगर मुर्गी अंडा नहीं देगी तो बोलेंगे नहीं वो वहां भड़काऊ भाषण दिया था इसलिए अंडा नहीं दी। ये क्या बात है? देखिए हम यही तो कह रहे हैं कि ये चीजें हैं, ये रियलिटी है, तो इनको समझने की जरूरत है। नहीं, आपने अभी कहा कि वो हेट करते हैं, लेकिन हेट करने लायक जो भाषण है या सभाओं में आप भी तो बात करते हैं, आप भी तो हेट के ऊपर ही आपकी पॉलिटिक्स भी करते हैं। हेट कौन सी बात है मुझे बताइए। मैं आज यहां पर आपके दरमियान में बैठा हूं, प्लीज मुझे आप स्क्रूटनाइज करिए, मुझे ग्रिल करिए और बोलिए कि तुम ये बोले थे इस जगह पर। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या था वो, आप पूछिए मुझसे। नहीं ऐसा है, मैं तो आपके सामने बैठा हूं ना सर। नहीं ऐसा है कि मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। नहीं, आप पूरी लिस्ट और नहीं, ऐसा है कि सर मैं इतना होशियार नहीं हूं, मगर थोड़ा मेरा जहन काम करता है। मेरे जहन में जो है मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद रहता है मैं जो बोला। और अगर मैं डिनाई भी नहीं कर सकता आज के जमाने में, और इतना बड़ा आपका
एबीपी चैनल है, आप दिखा देंगे, तुम बोले थे इनकार करें। आप पूछिए मुझसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास तो लिस्ट है। नहीं, आप पूछिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पूछिए। लिस्ट है तो आप पूछिए। नहीं, आपने बीच में, मतलब इसमें तो आपके और अकबरुद्दीन दोनों के नहीं, ऐसा है कि उनको आप अलग नहीं कर सकते। एक तो वो आपके भाई भी है और दूसरे आपके पार्टी के एक सीनियर लीडर भी है। मैं हरगिज अलग नहीं कर रहा हूं, मैं आपके प्रोग्राम से जाऊंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी मेरा टीवी इंटरव्यू बगैर अकबर नामे के कंप्लीट नहीं होता। आप पूछिए। नहीं, ऐसा है नहीं, मैं पूछिए। हाँ, मैं पूछता हूं ना कि अब ये जो स्टेटमेंट्स है, अगर आप कहते हैं कि ये भड़काऊ नहीं है, तो आप फिर मुझे और महाराष्ट्र को बताइए कि ये भड़काऊ नहीं तो क्या है? पहले आप मेरे से शुरुआत कर लीजिए, मैं बड़ा भाई हूं, पहले मुझसे कर लीजिए। ऐसा है कि मतलब रिसेंटली आपने मोदी के बारे में जो पार्लियामेंट में उल्टा सीधा कहा था, उसके बाद अभी एक बात पार्लियामेंट में कहा था ना, आई एम प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट में अगर मैं गलत कहा था तो स्पीकर को बोलना था निकालो इसको, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये वायलेट करता है पार्लियामेंट के एथिक्स को, प्रोसीजर को। किसी ने किया सर? कोई नहीं किया। और जब कभी मैं पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो ये लोग पुकारना शुरू कर देते। माने मैं जब खड़ा होता हूं तो उनको लगता है कि इनका कोई बड़ा दुश्मन खड़ा हो गया। मगर इसके बावजूद भी कहता हूं, अगर मैं पार्लियामेंट में कह सकता हूं और उस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई, और वो स्पीकर ने उसको, देखिए कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर है, और स्पीकर ने उसको खारिज नहीं किया, तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है मुझे बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पार्लियामेंट का ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते सर आप, क्योंकि स्पीकर ने उसको रिकॉर्ड से नहीं निकाला। मैंने दूसरा ये है कि आपने रिसेंटली कहा कि जो बच्चा पैदा होता है वो सारे मुसलमान हैं। तो ये क्या बात है? ये मेरा, देखिए आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मेरी पूरी स्पीच आप सुनिए कि हाँ मैंने कहा, आज भी कहने तैयार हूं और कहता रहूंगा। मगर मैं ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको मानो आप, ये मेरे थिंकिंग है, ये मेरा रिलीजन की टीचिंग्स है। आप नहीं मानते मत मानिए सर, मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो आपको नहीं बोल रहा हूं ना कि तुम्हारी घर वापसी कराऊंगा। मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नहीं माने तो फिर तुम हिंदुस्तान नहीं के बाइज़्ज़त शहरी नहीं हो। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना कि यही मेरा मजहब है, दूसरे के बाहर के मजहब हिंदुस्तान के नहीं है तो उनको कोई इज्जत मत करो। मैं अपने मजहब को नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूं सर। मैं यकीनन एक प्राउड मुसलमान हूं, मगर एक प्राउड इंडियन मुस्लिम हूं मैं, और मुझे इस बात का फख्र है। मगर ये बोलना कि नहीं आप अपने रिलीजन की बात मत करो, नहीं करने सर। मैं अगर आप ये कहेंगे कि मुझे मेरे मजहब से प्रेम है तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसके लिए ये कहेंगे कि सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन को बिहेड कर दो क्योंकि उसका फतवा निकला है, तो ये क्या सही है? मैंने नहीं कहा, आपके भाई ने कहा, आपके पार्टी के सीनियर लीडर नहीं कहा। आप दिखा दीजिए, आप वीडियो दिखाइए। हमेशा जहां कहीं मैं जाता हूं, सुनिए सर, ये मैं जहां कहीं जाता हूं कि उन्होंने कहा भाई बताइए आप। यूट्यूब से कोई बात छुपने वाली नहीं है, कोई आपकी क्लिपिंग छुपने वाली नहीं है। लोग 20-20 साल पुरानी क्लिपिंग लाके दिखा देते, कहां उन्होंने। नहीं, ऐसा है कि हम अपोज किए, यकीनन हम एजिटेट किए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो लिबरल फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, उनको बड़ी खुशी होती है सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन को लेकर। तो उनको अधिकार नहीं है, उनको आपको अगर अधिकार है, मुझे अधिकार नहीं है। नहीं, आपको अधिकार नहीं है। अगर आपको अधिकार है तो उनको अधिकार नहीं है, उनको जो चाहे लिखने का। बिल्कुल सही है, लिखिए आप मैं सुनिए, लिखिए आप। 295 इस्तेमाल क्यों नहीं होता? अगर उनको लिखने का इख्तियार है, उनको बोलने का इख्तियार है, तो फिर आईपीसी 295 निकाल दीजिए, 153A निकाल दीजिए। ये सेलेक्टिव यूसेज। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े लीडर थे जो इस दुनिया में नहीं है, जो बोलते थे मुसलमान लड्डे हैं। उनके ऊपर कोई केस बुक हुआ? आप तमाम चैनलों ने उनका अंतिम संस्कार लाइव टेलीकास्ट किया। जो लोग कहते थे कि एक धक्का और दो, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आग किसने लगाई थी, इस धरती को समताल होना पड़ेगा। आप उनको भारत रत्न से नवाज दिए। हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे मुजरिम खड़ा कर रहे हैं जो आपको इख्तियार नहीं है, तो आप सबको एक लाइन में खड़ा करिए और इन सबको बताइए कि हाँ, इन्होंने भी कहा था। अच्छा, हरामजादा रामजादा कौन कहता है? सोनिया गांधी की मैं बेहद इज्जत करता हूं, हम पॉलिटिकल अपोनेंट है, मगर किसने कह दिया उनको? सर कितने बातें हैं। तो अगर कोई गलत करता है तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि 2 wrongs don't make a right। ऐसा है कि अब मैं तो डिटेल्स इसमें देता हूं। 12 दिसंबर 2012 अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा भाग्य लक्ष्मी, और भाग्य क्या है, लक्ष्मी क्या है, और उनके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। 8 दिसंबर
उन्होंने फिर एक बार भाग्यलक्ष्मी टेम्पल के बारे में बोला। बहुत सारे ऐसे, मतलब ऐसा है कि हर एक आप मुझे इजाजत देंगे सर खांडेकर साहब, 1 मिनट। हिंदू अखबार की तो क्रेडिबिलिटी आप मानते मैं नहीं? हिंदू अखबार की ही क्रेडिबिलिटी अच्छा, उसी से कोट करके दे रहा हूं। सुनिए सर, हिंदू अखबार ने अपने फ्रंट पेज के ऊपर 1965 की एक फोटो चार मीनार की डाली। 1965 की एक फोटो उन्होंने अपने आर्काइव से निकाल कर डाली। वहां पर आप देख लीजिए चार मीनार के तरफ क्या था। क्या चार मीनार के तरफ घोड़े फिर रहे थे? क्या चार मीनार के तरफ कोई गिल्ली डंडा खेल रहा था? आप देख लीजिए फोटो, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा, रहा सवाल अकबर के खिलाफ जो बातें हैं वो कोर्ट में जेर दौरान है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अदालत इंसाफ करेगी। हमारी अदालत, वो 2 महीने जेल में थे, 2 महीने जेल में थे और बेल पर निकले। कौन सा ऐसा लीडर है हिंदुस्तान में जो जेल को गया अपनी स्पीच के ऊपर? जब वरुण गांधी को हमारे कोर्ट ने इंसाफ किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कोर्ट भी इंसाफ करेगी। बताइए सर, इतने लोग 10 महीने में जब से नई गवर्नमेंट आई, क्या क्या बातें नहीं कह रहे हैं, क्या क्या बातें नहीं कह रहे हैं। सर, जेल तो जाना दूर की बात, उनको केस बुक भी नहीं करते, केस नहीं बुक होता। उनको भी सजा होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल सजा तो कोर्ट देगा, कम से कम केस तो बुक कर सकते हैं आप। और अगर ऐसा है कि अगर कोई हिंदू लीडर या कोई भी लीडर किसी भी धर्म के बारे में बोले, क्यों कोई किसी धर्म का, कोई आम आदमी भी मजाक नहीं करना चाहिए दूसरे धर्म का। तो अगर आपके पार्टी का एक सीनियर लीडर और जो आपका भाई भी है, अगर पब्लिक मीटिंग में किसी धर्म के बारे में, किसी मूर्तियों के बारे में, किसी देवताओं के बारे में उनका मजाक उड़ाए, क्या सही है ये? सर, किसी को भी किसी के मजहब के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं कि मैं किसी मजहब का, ना मैं ना मेरी पार्टी, सुनिए सर, मुझे कंप्लीट करनी है, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। यकीनन हम इस्लाम और मुसलमान इस्लाम के फेथ को मानने वाले हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम किसी मजहब के खिलाफ हैं। रहा सवाल अकबर का, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए सर, कोर्ट में फैसला आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट जो फैसला आ जाएगा आपके और मेरे सामने आ जाएगा। सर अब ये मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल एक छोटा सा सवाल। आप जज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप नहीं। कट्टा के जज जरूर हैं। नहीं, आप सुप्रीम जज हैं, मगर यहाँ कन्विक्शन मत दीजिए, या कन्विक्शन मत दीजिए। मैं सिर्फ लोगों के मन में जो सवाल है, मैं जज भी नहीं हूं। अगर चाहे तो मुझे वकील कहिए, मैं जज नहीं हूं, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल है वो तो मुझे आपके सामने रखने पड़ेंगे। लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये मालूम नहीं कि उनका भाई, उनका एक सीनियर लीडर क्या बोल रहा है, क्या वो जो बोले हैं वो सही बोले कि गलत बोले, इसका फैसला वो कोर्ट के आने के बाद तक उनको इंतजार है। क्या वो उनको ये नहीं समझा सकते? क्या उसकी वीडियो क्लिपिंग्स अवेलेबल नहीं है? क्या इसके वीडियो क्लिपिंग्स अवेलेबल नहीं है? सर, वीडियो क्लिपिंग्स अवेलेबल है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होती? अगर आप कहते हैं कि हम सारे मजहब की अगर आप इज्जत करते हैं, तो ये क्लिपिंग देखने के बाद कोई एक्शन क्यों नहीं होती? बिल्कुल करता हूं और करता रहूंगा इंशाल्लाह, जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। कोर्ट में मसला चल रहा है, कोर्ट में पेशियां चलती हैं, अभी मैं तबसरा करने से क्या फायदा? आप इंतजार कर लीजिए ना थोड़े दिन। अच्छा, ऐसा है कि सब मेरे बाकी साथियों को भी बहुत सारे सवाल है। वो शायद ये सोची समझी रणनीति है कि आपके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, या मेरे पे मुकदमे है मगर वो वाला नहीं है, वो कंडक्ट के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कहिए, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी 1-2 केसेस है वायलेशन का, मगर ये हेट स्पीच का जो बात कर रहे हैं, तो अकबरुद्दीन से शायद कम ही होंगे। तो ये क्या आपकी दोनों की ये स्ट्रैटेजी है ऐसी कि आप थोड़ा सा मीठा बोलेंगे, कम भड़काऊ बोलेंगे, और अकबरुद्दीन जो है वो खुल के यहाँ आके मुंबई में, बांद्रा में वो ठाकरे को भी चैलेंज करेगा, या धर्म के ऊपर भी भड़काऊ बोलेंगे? सर, क्या भड़काऊ बोल रहे हैं सर? कौन सा भड़का? अगर कोई बोलेगा कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, अगर कोई बोलेगा रिजर्वेशन की तुम बात करोगे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, सर थोड़ा हम भी मुंह में जबान रखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम खामोश बैठ जाएंगे। और जब आप एस्पिरेशन इंडिया की बात करते हैं, सर मेरे भी एस्पिरेशंस है, और मैं उस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूं जो हमारे बुजुर्ग सब्र करते थे होंगे, खामोश रहते थे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जमहूरी अंदाज में, डेमोक्रेटिक अंदाज में अपनी लड़ाई लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक अंदाज में जवाब भी देंगे। वैसा नहीं है कि नहीं हम खामोश बैठेंगे,
कोई बोलता जाएगा हम खामोश नहीं सर, ये हम जवाब देंगे, आप बोलेंगे उसका जवाब हम देंगे। नहीं, लेकिन संदीप का सवाल ये था नहीं, ऐसी कि कोई रणनीति नहीं है, ऐसी कोई क्योंकि ऐसा है कि नहीं, आप देखिए दो भाई हैं, अलग हो सकते, क्योंकि यकीनन एक बाप की औलाद है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, दाढ़ी नहीं है, मेरे को दाढ़ी है, मैं सर पे टोपी है, मैं शेर, तो वो है, वो इनका इंडिविजुअल, इनकी इंडिविजुअलिटी है, मेरी अगला इंडिविजुअलिटी है, मगर ऐसा कोई कि डेलिबरेटली हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है सर। बात इंडिया की निकली है तो थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे। आपको याद होगा कि आपका ओरिजिन मराठवाड़ा में है, आप नांदेड़ से ताल्लुकात रखते हैं। तो जब देश स्वतंत्रता हुआ, आज़ादी मिली देश को, तो मराठवाड़ा आज़ाद नहीं हुआ था। आपको यकीन मालूम याद होगा कि वहाँ पे निजाम का सरकार था और वहाँ पे रजाकारों ने बहुत सारे जुल्म किए थे। तो रजाकारों के बारे में आपका क्या सोच है, आपकी क्या ख्याल है? देखिए, मेरा रजाकारों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, इसलिए गए क्योंकि उनको हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत नहीं थी। मेरे बुजुर्गों को हिंदुस्तान की जमीन से, इस खाक से मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि हम इस खाक में पैदा हुए और मरने के बाद भी जमीन में जाएंगे। रहा सवाल जो रजाकारों ने किया, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को भी इख्तियार नहीं किसी को जुल्म करने का, मगर जब आप तारीख की बात करेंगे, हिस्ट्री की पीछे जाएंगे, तो आपको मालूम सर कि पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट थी, सही। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें पंडित सुंदरलाल ने कहा कि 50,000 मुस्लिम्स का मैसेकर हुआ, और पंडित सुंदरलाल ने उस रिपोर्ट में कहा कि दिस इज द फर्स्ट जेनोसाइड और मैसेकर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और उस जमाने में नांदेड़ हो या कोई भी दखन का स्टेट का हिस्सा था, मिलिट्री में था, कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता था। हम ये पूछ रहे सुंदरलाल रिपोर्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने जो किया वो सही किया था। नहीं, सुंदरलाल की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, सुंदरलाल की जो फाइंडिंग्स थे उसको एक्सेप्ट करिए, जिसको दिस विल ब्रिंग एन क्लोजर टू दैट ऑब्जेक्शनल इशू। वो जो इशू है खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रश्न है आपसे। जी जरूर सर। महाराष्ट्र में 2 सीटें जीतने के बाद MIM की चर्चा पूरे देश में है, तो क्या आप पूरे देश में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? और आपको विधानसभा या लोकसभा जहां भी जितने भी सीटें आएंगी तो किस खेमे में होंगे, UPA के साथ होंगे या NDA के साथ? यदि टाई की स्थिति आई तो? आपको एक मैं बता रहा हूं कि गजल है, हंगामा है क्यों बरपा, 2 ही तो जीती है। इतना हंगामा क्यों हो गया भाई? आसमान सर पे गिरा ले रहे, हम 2 ही तो जीते। सर आप क्या ये नहीं समझते कि एक कम्युनिटी है जिसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 0 के बराबर हो चुका है? अगर वो लोगों में जाकर मैं कह रहा हूं कि भाई और कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, पार्टिसिपेट करो पॉलिटिक्स में, क्या बुरी बात है इसमें? नहीं, दूसरी बात, अब रहा सवाल कंट्री में जाने का, तो सर जितनी चादर है उतना पैर फैलाना, ये बड़े ग्रैंडियोस अनाउंसमेंट कर देना और बॉयस्टरस क्लेम कर देना कि ये कर देंगे, नहीं सर। मैं थोड़ा रियलिज्म को सामने रखकर, हकीकत को सामने रखकर फैसला करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां पर हम तवज्जो ले रहे हैं और आवाम का हमारे को एतमाद मिलेगा और हम मेहनत करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, हमारे काम में इखलास होगा तो यकीनन अल्लाह भी नवाजेगा और आवाम भी हमको नहीं। मान लिया मैं कि आपकी पार्टी को प्रचार मिलेगा, सीटें भी आएंगी, लेकिन सवाल सर ये है कि आप मैं कौन से कैंप में जाऊंगा? नहीं, कैंप में नहीं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई विधानसभा या लोकसभा में कि टाई की स्थिति आगे को वोट करना पड़ेगा, तो किसके साथ जाएंगे, NDA या UPA? सर मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ना मुझे होरोस्कोप देखना आता, मुझे नहीं मालूम कल तक भी मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। मैं तो एक एक घंटे को देखता हूं, मैं अपने आप को लकी हूं मैं, मगर मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति पैदा होगी। जब होगी तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अभी सर देखिए नहीं टाल रहा हूं सर। नहीं सर अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या कल बंबई में बर्फ गिरेगी तो आप बोलेंगे? क्या बोलेंगे बारिश होगी? नहीं बोल सकते सर। सर पॉलिटिक्स एक डायनेमिक सिचुएशन है, यकीनन पॉलिटिक्स में वैक्यूम नहीं रहता, मैं मानता हूं उस बात को, बट सर फ्यूचर में क्या होगा मैं कैसे बताऊंगा? आइडियोलॉजिकली नहीं, उनका ये उसको इस तरह से ले सकते हैं कि आइडियोलॉजिकली आपको NDA ज्यादा अपने करीब की लगती है कि UPA लगती है? सर अभी फिलवक्त तो मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मैं अपने आप को मजबूत करूं, अपने आप को रेलेवेंट करूं, अपनी पार्टी को स्ट्रांग करूं, और यकीनन हम RSS के खिलाफ थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा मानना यह है कि यह आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है।
इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, इसका कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क ये मजहब नहीं है। अगर कोई अपने मैं ना मैं हैरान हो गया। क्यों हैरान है आप? मैं हैरान इसलिए हूं कि जो पार्टी और जिस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर जो एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी करता है ऐसा मानता है, वो दूसरा कोई उस तरह की पॉलिटिक्स करता है तो उसको नहीं। ये सर आप बहुत अच्छा सवाल किए। तो मैं आपको सलाम करता हूं, मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। क्या मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मजहब ही नेशनलिज्म को फरोग देता है? क्या मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस्लाम को ही फॉलो करेंगे तो आप नेशनलिस्ट हैं? क्या नहीं? आप मुझे मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूं, मैं हरगिज ये नहीं कह। दूसरे लोग क्या कहते कि सर सुनिए, जो आरएसएस कहती है कि जो हमारी आइडियोलॉजी हमारे मजहब को मानेंगे वही नेशनलिस्ट हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व इज नेशनलिटी। ये तो आपका मतलब हिंदुत्व का मतलब हिंदुइज्म है या आरएसएस की आइडियोलॉजी है या सावरकर का हिंदुत्व है? कौन सा हिंदुत्व आपका बताइए। खांडेकर साहब, मैं आज आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सर सुप्रीम आप उससे एग्री है सर? आप उससे एग्री है? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के जजमेंट में यह कहा, आपका क्या कहना है उसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। इसलिए ही साबिका चीफ जस्टिस ने कहा कि इस जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए, बेंच बनाना चाहिए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप चेक कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस जजमेंट नीड्स टू बी रिव्यूड एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कायम किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये बेंच बनेगा नया, वो जजमेंट बदलेगा जरूर। मैं ये कह रहा, जस्टिस वर्मा के जजमेंट से हमको इख्तलाफ है। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पूरी पार्टी आप मुस्लिम कौम को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कौन बोल रहा है कि मुस्लिम की बात कर रहा हूं मैं? कौन कह रहा है? आपने अभी कहा। हाँ, कह रहे हैं तो खाली मुसलमान कह रहा हूं क्या? मैं आपसे शुरू में कहा था कि 24 सीटों में 5 नॉन मुस्लिम थे। आपको सर सुनिए, आपको किसका भला करना है ये मुझे बताइए। देश का भला करना है। आपको मुसलमानों का सिर्फ भला? देश का भला होगा तो मुसलमानों का भला होगा, मुल्क मजबूत होगा तो मुसलमानों का भला होगा। हिंदुस्तान एक सबसे ताकतवर एक एयरक्राफ्ट है, और अगर उसमें पूरे पैसेंजर बैठेंगे हर तबके के, तभी तो ये एयरक्राफ्ट उड़ेगा और ऊंचाइयों पे जाएगा। अगर एक तबके के लोग कमजोर हैं, सर 14% अगर आबादी है जिनमें लिटरेसी रेट 59% है, यकीनन कम्युनिटी का भी इसको उसमें देखना चाहिए। मगर जो रूलर्स रहे हैं, अगर आप उनको सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे और आप उनको कमजोर करते रहेंगे। पिछले लोकसभा में 29 एमपी थे मुसलमानों के, अब 23 पे आ गए। सर मैं जिम्मेदार हूं क्या? यही तो चीज, इसके लिए यही जब हम बातें बयान करते हैं, हिंदू समाज को गालियां दे के ये स्थिति तो नहीं बदलेगी। हिंदू समाज को नहीं, स्टेज से हम हिंदुत्व को के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ नहीं है। हम हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, जब तक जिस्म में इतनी सांस रहेगी मैं हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहूंगा। ओवैसी जी, आपने अभी कहा कि आप एक प्राउड इंडियन मुस्लिम हैं, जी। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी जी को दूसरा जिना बनने की चाह है? अगर दूसरा जिना बनना होता तो हम लोग पाकिस्तान चले जाते। हम उनकी थियोरी को रिजेक्ट किए। आप क्यों नहीं मुझे कोई और आदमी से मिलाते? वाई जिना? हुज जिना? मेरे लिए जिना कौन है? मेरे बाप दादा जिना को रिजेक्ट किए, हम जिना को मानते ही नहीं है। क्यों जिना की बात करते आप? अगर मैं मेरे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं, वीकर सेक्शंस की, जिसमें मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, क्यों जिना नजर आता आपको? मैं आपको कह रहा हूं कि माइंडसेट बदलिए आप। ये जिना की बात हम नहीं कर रहे, हम जिना को भूल चुके हैं। मैंने तो जाकर जिना की खबर पर उसकी तारीफ नहीं की थी जो अडवाणी ने की थी, उसको क्या बोलेंगे आप? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा कि जिना की 2 नेशन थियरी के हम खिलाफ थे और हैं। हमारा मुस्तकबिल तो ये है, ये हमारा हर चीज हमारे लिए, वतन अजीज हमारे लिए है। आप एक बार कहते हैं कि हमको सबका भला करना है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, और आपके भाई पूरी स्पीच में पब्लिक के सामने ऐसा कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, देखिए क्या होता है। आपको क्या करना क्या है? 15 मिनट पुलिस हटाइए। इंटरव्यू का टाइम कम है, अकबर पे बुलाना है तो फिर कब तक मैं स्पोक्स पर्सन बना रहूंगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कोर्ट में है, कोर्ट इंशाअल्लाह ताला इंसाफ करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वरुण गांधी को इंसाफ मिला
आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए अपॉलॉजी करनी चाहिए? हिंदू देव देवताओं के लिए बोलने के लिए या फिर पुलिस के बारे में बोलने के लिए आपको पब्लिक में जाके अपॉलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू जो लोग हैं उनकी भी भावनाएं उससे, बिल्कुल सबकी भावनाएं हैं, इसमें सिर्फ एक मजहब की भावनाएं नहीं है, सबकी भावनाएं हैं। इसीलिए गुड फ्राइडे के दिन प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग करना नहीं चाहिए था। इसीलिए केरला के एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि गुड फ्राइडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि 26 दिसंबर में जब जीसस क्राइस्ट क्रिसमस मनाते उस दिन आप गवर्नेंस डे मत बनाइए। आपको हम जब आपके बारे में बोलते तो आप दूसरे की तरफ मैं नहीं बोलूं आपको सर, आप अपॉलॉजी करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप एक बात याद रखिए, आप बोलेंगे मैं जवाब दूंगा। एक बात याद रख लीजिए, आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो वो गलत था या नहीं था? मैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला वो गलत था या नहीं था? मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे प्रोसिक्यूटर बन सकते, उज्जवल निकम से बेहतरीन बन सकते, आप आ जाइए कोर्ट में, आप प्लीज आके आर्ग्यू करिए, मैं आई वेलकम इट, आई टेल माय डिफेंस काउंसिल। आप बैरिस्टर है, हमको पता है आप अच्छे एडवोकेट है, आप घटना अच्छी तरह से जानते हैं। लॉयर हूं मैं, अगर होता तो आप कोर्ट में रहता, यहाँ पे आ गया मैं घटना और लॉ अच्छी तरह से जानते हैं। हम सिर्फ, आप पॉलिटिशियन भी है, तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि देश के लोगों को जानना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा। ये इसको सही का फैसला मेरे भाई वो कोर्ट करेगा इंशाल्लाह। आपकी सोच नहीं उसके बारे में? कोई माने नहीं रखता, मेरा सोच कोई माने रखता। जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी सर आपकी सोच मायने रखती है। एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड मुझे। आपकी सोच मायने रखती है क्योंकि आप जब यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, ये नेशनल टेलीविजन पे जा रहा है, आप उसको गलत कहते हैं तो कुछ तो लोग होंगे मुस्लिम है ऐसा आपने कहा है, तो एक इंडियन मुस्लिम को, राष्ट्रीय मुसलमान को क्या लगता है कि वो सही था या गलत था? एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लोग, जितने पूछना है, फिर मैं जवाब देता हूँ। आप ये तो जवाब नहीं हो सकता है। आप पूछ लीजिए। ओवैसी साहब एक सेकंड दीजिए। अगर आप इसको सुबह 9 बजे तक चलाएंगे मैं बैठूंगा। ओवैसी साहब, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे कुर्सी पसंद आ गई है। सवाल जाने आप पूछते रहिए और हमको आप भी पसंद आ गए, मुझे आप पूछते रहिए, हमको आपके जवाब भी पसंद आ रहे हैं। मुझे अच्छा जवाब दूं? हाँ जवाब दीजिए, ये गलत था या सही था? सर आप तो AK-47 की तरह मार रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, सुन तो लीजिए, सवाल पूछ लिए, सवाल पूछ रहे हैं। छोड़ो, जवाब तो सुन लीजिए। मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं हूं, ये जो मामला है कोर्ट में है और कोर्ट फैसला करेगा। हैव सम पेशेंस, इंतजार करिए। तो आप अच्छा तीसरी बात मुझे बोलने दीजिए। जब वो 2012 में सिलसिला चला, सर कोई टीवी चैनल मुझे बुलाया नहीं, मैं तैयार बैठा हुआ था कि अरे भैया कोई तो बुला लो मुझे, कोई नहीं बुलाया। आप बुलाए सर, पूछ लीजिए, कोई नहीं बुलाया। सब अरे गैरों को बुलाकर माइक टाइसन का बॉक्सिंग मैच चला दिए 9 से 11। चलो अभी आपको पूछ रहे हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है सर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो आप बताइए कि वो सही था या गलत था? देश की जनता सुनना चाहती है वो सही था या गलत था? देश की जनता से ही कह रहा हूं कि अगर मुझे उस वक्त बुला लेते आप, अब जब वो 2 महीने जेल में रह के आए, बेल पे निकल के आए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस टाइम पर यह सही नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हम तमाम के लिए, आपको कोर्ट में कॉन्फिडेंस है ना? है ही नहीं है आपको कोर्ट में? आपको कोर्ट में कॉन्फिडेंस है, आपके क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है? हमें कोर्ट पे कॉन्फिडेंस है, ठहर जाइए। हमें कोर्ट पे कॉन्फिडेंस है। आपको क्या नहीं, ठीक है, वो जो है वो सही था या गलत था वो कोर्ट करेगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि लेकिन वो 15 मिनट में करना क्या चाहते थे? आपको तो बताया होगा। सर मैं पूछ के बताता हूं आपको, मैं पूछ के बताता हूं। इतनी कठिनाइयां हो रही है जवाब देने में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। यकीन मानिए मैं सवालात सुनने में और जवाब देने में माहिर हूं। तो क्यों नहीं दे रहे आप सवाल करते सर, अगर आप एक्सटेंड कर लीजिए एक और घंटा, आप जवाब दीजिए, हम एक्सटेंड करेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे। मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा, चाय भी नहीं पूछूंगा, करते हैं। लेकिन बड़े भाई के मगर मैं आप जो चाह रहे हो जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आपका मन में जो है वो दीजिए ना। ये तो बात नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं, आप अंदर से जो चाह रहे हैं, हम ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, हम अंदर से कुछ भी नहीं चाह रहे। आपके दिल में क्या है ब्रेकिंग न्यूज नहीं देंगे तो बताइए। बड़े भाई के नाते आपके लिए बोलूंगा, एज एन इंडियन आपको एज एन इंडियन मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे हिंदुस्तान के दस्तूर
हिंदुस्तान की अदलिया पर अटूट भरोसा है, वो उस पर फैसला करे। नहीं, मोदी कुछ बोलते हैं तो आप उसके बारे में रिप्लाई करते हो, और कोई कुछ बोलता है तो आप उसके बारे में रिप्लाई करते हो। तो आप आपका भाई कुछ बोलता है तो आप फिर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? रुक जा मेरे भाई, सुन लो मेरी बात। मुंबई हाई कोर्ट में अमित शाह का जजमेंट आया, ट्रायल कोर्ट में। आप पूछते क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट से कि भैया अपील क्यों नहीं कर रहे? आप पूछते क्यों नहीं? सुनिए, मैं पार्लियामेंट में उठाया, अपील क्यों नहीं करते अमित शाह के जजमेंट के ऊपर? आप ये क्यों नहीं पूछते कि इशरत जहां की फाइल आज भी क्यों नहीं अप्रूव करते उसको? सर ये भी तो क्वेश्चंस हैं। उन्होंने नहीं किया इसलिए आप भी नहीं मैं करेंगे। आपको देखिए सर, आप जो चाह रहे हैं, आपको सवाल करने का पूरा इख्तियार है, मुझे जवाब देने का इख्तियार है। मैं आपके जो चाह रहे जवाब नहीं दूंगा, आप पूरी कोशिश कर लीजिए, मैं भी वही जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल है और मुझे ऐसे लगता है कि आप मैडम एक बार और सवाल करिए, आई एम रेडी। एक बार बड़े भाई के नाते आप उन्हें बोल दीजिए कि भाई थोड़े ठंडे दिमाग से बात कर लिया करो तो सारे सवाल मिट मैं इस जाएंगे। प्रोग्राम के जरिए उन तक बात पहुंचा रहा हूं कि भैया ठंडा हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक घेऊया, बघत रहा माझा कट्टा। ब्रेक नंतर माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज आपल्या कट्ट्यावरती आहेत, त्यांच्यासाठीचा पुढचा प्रश्न घेऊया। ओवैसी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप हिंदू के विरोध में नहीं है, हिंदुत्व के विरोध में, लेकिन आपके पार्टी के बारे में जो लोगों में ऐसी भावना है कि ये मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हिंदू विरोध इतना ही इस पार्टी का एजेंडा है। तो आप बाकी जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस है, जिनके लिए आप काम करते हैं ऐसा बोल रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पाए अभी तक कि आप उनके लिए भी काम करते हैं? आपकी बात सही है, कन्विंस करना है और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। यकीनन ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसमें कामयाब होऊंगा। अब हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में ना हो, मगर मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ और मेरी सोच आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसके लिए जाहिर है कि मेरे एक्शंस मेरे अल्फाज से ज़्यादा बोलने चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं। लेकिन ये जो पार्टी पे अभी लेबल है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। नहीं, हम ये मतलब ये लेबल कैसे निकालेंगे? यही उनका एजेंडा ऐसा मानते हैं? देखिए, हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। कभी हैदराबाद को आप तशरीफ लाइए, पिछले बार जब हमारा मेयर था हैदराबाद में, सबसे ज्यादा दलित कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे, बीसी कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मगर ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको डिस्पेल करने की जरूरत है, मैं इसको मानता हूँ। सर आप 12 साल तक यूपीए के साथ रहे। सर मैडम को बोल लीजिए, फर्स्ट लेडी। क्या आपको ये पता है सिर्फ मुस्लिम वोटों के जरिए आप जीत कर आ नहीं सकते, इसलिए एज अ वोट बैंक आप दलितों के हक की बात कर रहे हैं? नहीं, और आपके पास क्या एजेंडा है, कॉन्क्रीट एजेंडा दलितों के लिए? पार्लियामेंट की अगर आप मेरी लास्ट स्पीच सुनेंगे पूरा, अगर आपका टाइम होगा तो आप किसी रिसर्च पे लगाइए, किसने बात की कि 13,000 करोड़ रुपये दलित सब प्लान, एससी प्लान में कट कर दिए गए। देख लीजिए पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में 716 करोड़ रुपये नहीं दिए गए। किसने कहा कि दलितों के 300 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नहीं दिए गए? आप देख लीजिए, ये मैं उठाया हूं। आप बोलते कि पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल से ज्यादा मैं चाह रहा हूं कि सोशल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। पॉलिटिक्स इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, मगर जो वीकर सेक्शंस हैं, जो बेजुबान हैं, उनको समझने की और साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जौखेड़ा में वाकया हुआ, आप लोग कवर किए उसको, कौन गया था सर? मैं जाके 2.5 घंटा उस माँ के पास बैठा रहा, वो मराठी में बोलते रही, रोते रही, और उसकी बातें समझ में नहीं आई, मगर उसके गम को मैं समझ रहा था। मैं गया उधर, मेरा कौन सा इलेक्शन लड़ने का मकसद था? मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का मकसद नहीं है, मगर मैं ये चाह रहा हूं कि हमको मिलकर काम करना है। और हो सकता है कि इलेक्शन में कामयाबी ना मिले मुझे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खाली पॉलिटिकल लेवल के तक इसको सोचता हूं कि इलेक्टोरल विक्ट्री मिले तो मैं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं करते रहूंगा जिंदगी भर, और आगे देखते हैं मेरे मुकद्दर में होगा, कामयाबी होगी तो होगी। क्या आप महाराष्ट्र के दलित लीडरों को ऑप्शन खड़ा करना चाहते हैं आपके जरिए? बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ा करेंगे। गंगाधर गड़े साहब पिछले असेंबली इलेक्शन में हमने उनको सपोर्ट किया, वो अभी शिवसेना में चले गए।
मगर दूसरे लोग हैं, हमारा मुकुंद सुनाने हैं, उसको हम लोग पूरा साथ लेके काम कर रहे हैं। शोलापुर में हमारे ओबीसी के भाई हैं, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो यकीनन मैं हमारे अभी जो बहन ने पूछा, हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत है, और हम कोशिश करके कामयाब होंगे उसमें। सुजुद्दीन साहब, आप बहुत स्टडीड है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा। ये महाराष्ट्र का कुछ सच्चर कमेटी का स्टैटिस्टिक्स है कि बीपीएल के नीचे मुस्लिम जो है उनका परसेंटेज 31% है। जो बच्चे सीख नहीं पाते 6 से लेके 14 जिनका एज ग्रुप है, वो 75% है। महमूदुर रहमान कमेटी का जो डेटा है वो लेटेस्ट है। महमूदुर रहमान, हाँ, महमूदुर रहमान बोले, सच्चर तो 2005 का यार। उन्होंने जो बोला है 13% मुस्लिम है महाराष्ट्र में, उसमें से 60% मुस्लिम जो है 13% नहीं है सर, 11.1 है। उसमें ये जो है ये वहीं से मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही ये डाटा निकाला है। तो ये डाटा उतना ही आपको मानना पड़ेगा, प्रमाण मानना पड़ेगा। सवाल बोलिए। तो वो 60% है। आप 12 साल तक यूपीए के साथ रहे, तब आपको ये सब याद नहीं था कि ये मुस्लिम लोगों की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो बेहद बदतर होती जा रही है, हमको कुछ करना चाहिए। 2012 तक आप क्यों वेट करते रहे उसके लिए? नहीं, 12 साल नहीं था मैं, 7.5 साल 26 दिन, इतना दिन था। और सच्चर कमेटी बनी उस वक्त मैं यूपीए में था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हम लोग जाकर प्राइम मिनिस्टर से डेलीगेशन मिला, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनी, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हमने जाकर, और मेरिट कम मींस का मनमोहन सिंह साहब से कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एमएसडीपी का प्रोग्राम आया, 90 एमसीडीज का उस वक्त आया। मगर आप महाराष्ट्र स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इसीलिए महमूदुर रहमान कमेटी आई। और 15 साल से मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये बात तो मानते हैं ना। महाराष्ट्र में 15 साल से इन्होंने जो काम किया, इन्हीं के गलत हरकतों की वजह से आज महाराष्ट्र की जेलों में 36% मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा रिलीजियस वाइज अगर आप देखेंगे। और अफसोसनाक बात यह, तकलीफदेह बात यह है कि 36 अगर हैं परसेंट, तो कन्विक्शन रेट 17-18% होता है। इससे अंदाजा हो जाता है आपको कि ये यहां पर उनको हरास किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। 2.1 ग्रेजुएट्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? मेडिसिन में 0 ग्रेजुएट्स हैं। सबसे ज्यादा अगर एक कमरे में कोई रहता तो दलित और मुसलमान रहता। हाईएस्ट नंबर ऑफ, आपको मालूम मुंबई शहर में कितने मुसलमानों का क्या पैसों का खर्चा है? सबसे ज्यादा 10 से 20 हजार का खर्चा हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स का खर्चा है। उसके बाद 50 से 70 हजार का। यही तो इनका 15 साल का मिसगवर्नेंस की वजह से आ गए। 8-8 साल बच्चे जेल में रहकर निकलते हैं। मालेगांव में 2 ब्लास्ट हो गए। 10 साल यूपीए में थे, हमें कई स्पीचेस उठाकर देख लीजिए। डिसाइड करो, एनआईए बोलती कि मुस्लिम बच्चे नहीं किए, यहाँ की एटीएस बोलती कि नहीं मुस्लिम बच्चे किए। हम तो कह रहे हैं कि भाई कौन किया? कर्नल पुरोहित ने किया तो सजा दो, अगर बच्चों ने किया नहीं किया तो केस हटाओ उन पे से। आप वो भी नहीं करते। यही चीजें हैं कि इनके हॉल और फेल में तजाद था, इसीलिए लोग पावर से दूर हो गए। मेरा सवाल था कि आप वेट क्यों कर रहे थे? कौन वेट किए? मैं आपको बताया कि जब मैं यूपीए में था, आपको मिसालें दिया, एग्जाम्पल्स दिया जो हमने किया, रिप्रेजेंट किया। देखिए, हिंदुस्तान की आजाद तारीख में अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्टिव थोड़ा काम किया, वो मनमोहन सिंह था। मनमोहन सिंह में एक जज्बा था। बट पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं कि मैं आपको 1947 से बात कर रहा हूं। मगर यूपीए 2 जब आई, वो मनमोहन सिंह नहीं रहे। नहीं, आपका यह कहना है कि आज तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हो गए उसमें नेहरू और इनसे भी ज्यादा नेहरू वॉज अ स्टेट्समैन। नेहरू की सोच आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगी। नेहरू की वजह से एक नेशन को स्टेबिलिटी मिली। ये जो जितने लेकिन उनके इसमें काम उतना नहीं हुआ। सुनिए, मगर कंस्ट्रक्टिव नेहरू तो देखिए, उनको जज करना गलत है क्योंकि वो आजादी के बाद के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रांग इंडिया। आज आप देखिए हमारे अतराफ में नेबरिंग कंट्रीज है, वो क्यों इनस्टेबल है? क्योंकि वो काम नहीं कर सके जो इंडिया ने किया, कि हमने पैरामिलिट्री फोर्स को क्रिएट किया पुलिस और मिलिट्री के दरमियान में। हमने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया। हमने कहा कि मिलिट्री का पावर सिविलियन पर नहीं होगा, सिविलियन का उस पर रहेगा। ये काम हुआ नेशन बिल्डिंग का। मगर अगर माइनॉरिटीज के लिए कोई स्पेसिफिक कोई काम थोड़ा बहुत शुरू किया, मेरी मनमोहन सिंह साहब से शिकायत यह है
कि वो और करना था और नहीं कर सके यूपीए 2 में, वो बिल्कुल नहीं किए यूपीए 2 में। यूपीए 1 में स्टार्ट किए थे, उसके बाद यूपीए 2 में वो बिल्कुल ही खामोश हो गए। असद भाई, ग्रेजुएशन जो होता है मुस्लिम बच्चों का, तो वो 2% आपने बताया, जैसे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी तक जाते हैं वो और कम होता जाता है रेशो। तो इसके लिए सरकार या मेजॉरिटी जो है हिंदू, वो कैसे क्या जिम्मेदार है, चाहे महाराष्ट्र में हो या देश में हो? मैं आपको कितने मरतबा कह रहा हूं कि मैं अपॉर्चुनिटी सरकार सबको देती है, डेमोक्रेसी है, मेरे भाई, तो उसके लिए आप मेरे किसको भाई, जिम्मेदार आप मानते हैं? मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 41 पढ़िए, कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 पढ़िए, क्या बोलता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 और 16 क्या कहता है। रिजर्वेशन आप मेरे को दिए, क्यों दिए? कोर्ट ने कहा कि मराठा को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, हम उसके खिलाफ नहीं है, मैं चाहता हूं मराठा को मिले। कोर्ट ने कहा उनको हम स्टे नहीं देंगे, उनको स्टे देंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन स्टे नहीं देंगे। सर ये कम्युनलिज्म नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए आप। कोर्ट उस पर कोई स्टे नहीं देती, कोर्ट बोल रही है कि दो इनको रिजर्वेशन दो, आप ऑर्डिनेंस को लैप्स होने देते। ये कम्युनलिज्म नहीं है सर। अगर वो ऑर्डिनेंस लैप्स नहीं होता तो कितने मुस्लिम बच्चे डॉक्टर्स बनते। हमारे बच्चियां जो हैं वो 1% भी ग्रेजुएट नहीं होती, उनको कॉलेज में जाने का मौका मिलता, वो तालीम याफ्ता होती। आप बोलते कि मुसलमान बच्चों की जल्दी शादी हो जाती, हम बोल रहे पढ़ाओ भाई, उनको रिजर्वेशन कंटिन्यू करो, वो पढ़ेंगे तो ताकतवर होंगे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख कर कह रहा हूं कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, दलित्स को आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दो, जो अप्लाई करेगा स्कॉलरशिप दो। आप नहीं देते, पैसे उल्टा उसके 100 करोड़ कम कर देते, तो कहां पढ़ेंगे? यही कम्युनलिज्म है। कोर्ट पहली मर्तबा कहा कि नो मुस्लिम रिजर्वेशन शुड बी कंटिन्यूड। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया कोर्ट ने? टू ब्रिंग देम इनटू द सेकुलर फैब्रिक। ये कोर्ट ने, मुंबई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर। अब सबका साथ सबका विकास कहां गया? यही तो हमारा झगड़ा है। यही चीजों की वजह से हमारी जबान कड़वी हो जाती। आप बोलते हैं कि तुम कड़वी बात करते हो, क्या मैं मीठी बात करूंगा इन नाइंसाफियों को देखकर? आप बताइए मुझे। आपकी बात सही है कि जहाँ तक सवाल है विकास का, तो बस मुस्लिम लोगों का नहीं हुआ, लेकिन क्या आप ये नहीं मानती कि जैसे हिंदू घर में 2 बच्चे होते हैं तो मुसलमान घर में 10 बच्चे होते, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो साक्षी महाराज कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, तो आपका क्या कहना है कि सब भारतीयों को 2-2 बच्चे होने चाहिए? इसके बारे में आपको क्या कहना है? सब एक जैसा सामान क्यों नहीं होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया एक वाहिद अखबार था इंडिया का जिसने 2011 के पॉपुलेशन सेंसस सेलेक्टिवली लीक किया गया, उसको वो डाले। मेरे को बताओ मेरे भाई साहब, ये 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे जो 1961 से सेंसस होता आ रहा है, 2000 अब तो 11 तक आ गया, कितना पॉपुलेशन ग्रोथ मुस्लिम्स का हुआ है? 1% भी नहीं है सर। और हिंदू पॉपुलेशन कितना गिरा है वो भी देख लो आप। तो ये क्यों बोलते कि, सुनिए मैं आपका सवाल का जवाब तो मुझे देने दीजिए, जरा सांस तो लो मेरे भाई, बोलिए। वो पॉपुलेशन का क्या है इसमें? और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते, करिए इंपेरिकल एविडेंस लाइए और बताइए मुझे। मैं साक्षी महाराज को कोई आइंस्टाइन नहीं समझता। साक्षी महाराज के पास कोई इंपेरिकल डेटा नहीं है। सुनिए, इंपेरिकल डेटा ये बताता है कि 2 शादियां करने वालों में मुसलमानों के साथ दूसरे मजहब के लोग भी ज्यादा हैं। इंपेरिकल डेटा ये बताता है कि 4 बच्चे, 5 बच्चे सबको होते हैं भाई। लालू प्रसाद यादव कितने बच्चे हैं? लेकिन उनको अब 2000 अगर कोई शादी नहीं करता है तो उसको मैं क्या जिम्मेदार हूं? नहीं, नया कानून आया है उसके तहत नया कानून आया है उसके तहत हिंदुओं को 2 बच्चे और बाकी कौन सा कानून है? कौन सा कानून है जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है? तीसरा बच्चा हो तो मुसलमानों इलेक्शन नहीं लड़ आप सकते। इतने इग्नोरेंट नहीं बन सकते। आपको एबीपी अगर ने हायर किया है तो आपकी नॉलेज के ऊपर हायर किया। प्लीज ऐसा इग्नोरेंट सवाल मत करिए तो कि खाली नहीं। सुनिए मेरी बात, जो 2 बच्चे हिंदू को होंगे वो म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ेगा, मुसलमान को 3 लड़ सकेगा। सर सब पे कानून है। नहीं, वही तो कर रहे हैं, सब पे कानून है, तो ये बाकी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो नहीं करते ना। अरे सर, आप आरटीआई का जमाना है मेरे भाई, कई लोग का नहीं, इलेक्शन का सवाल नहीं होता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? कानून इलेक्शन के लिए, म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए, पंचायत के लिए कानून तो दूसरे हटके नहीं। आपको इलेक्शन लड़ना है म्युनिसिपल का तो 2 बच्चे रहना जरूरी है, उससे आगे क्रॉस करे तो आप चली जाती है आपकी, आप लड़ नहीं सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाते। असदुद्दीन भाई, आपका एग्जैक्टली एजेंडा क्या है? अभी आप वैसे देखा जाए तो आपकी शुरुआत जो हुई मुसलमानों को साथ देते हुए, उनका विकास की बात करते हुए शुरुआत हुई। अभी आप दलितों को साथ जोड़ना चाहते हैं।
आप पे कम्युनिज्म के आरोप होते हैं, आप कम्युनल नेता है ऐसा बोला जाता है विरोधों की ओर से। आप एग्जैक्टली क्या है, कम्युनल नेता है या सबको साथ लेके आपको आगे जाना है, सेक्युलर बनना है, क्या है आप एग्जैक्टली? सर मैं सेक्युलर बनना नहीं चाह रहा हूं, ना मुझे सेक्युलर सर्टिफिकेट जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दलित मुसलमान हर एक को दिए गए वो राइट्स हमको दो आप, यही मेरा एजेंडा है। मेरी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के 4 दीवारी में है। मैं को ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान से तारे तोड़ के लाके दो। मैं कह रहा हूं मुंबई हाईकोर्ट ने स्टे दिया, भैया कंटिन्यू करो उसको। मैं ये कह रहा हूं तुम बीफ बैन को आयद कर दिए तो कभी ये भी तो सोचो कि कितने लोग, मोदी प्राइम मिनिस्टर कैसा बने, बोले कि हम हर एक को जॉब देंगे। कोल्हापुर में जाकर कहा कि ये कोल्हापुर की चप्पल पहन के देश तरक्की करेगा। कोल्हापुर की चप्पल प्लास्टिक में बनेगी। चमड़े का कारोबार दलित और मुसलमान नहीं करते क्या? वो कहां करेंगे अभी? बताइए आप मेरे को। ये कम्युनलिज्म नहीं है। अब तो कल एडवोकेट जनरल ने कह दिया कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं तो देखना चाह रहा हूं कि मुंबई में एक ठहर के, मैं वो वर्ली वो सी समंदर के सामने ठहर के सोच रहा था थोड़ी देर के लिए कि अगर मुंबई में अंडा नहीं बिकेगा, आमलेट नहीं तलेगा, चिकन नहीं मिलेगा, मच्छी नहीं मिलेगी, झींगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर मुंबई में तो बहुत, मुंबई के 4 चांद लग जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे मुंबई के। क्या बात है ये? एडवोकेट जनरल खड़े होकर बोल रहा है कि क्रूरल्टी। क्या क्रूरल्टी है? ये आप क्या करना चाह रहे हैं सर? आप देखिए, आप लोग, हम लोग, जो लोग डाले वोट सबका साथ सबका विकास के नाम पर, इंडिया फर्स्ट, क्या हो रहा है ये? इकोनॉमिक इंपैक्ट भी तो सोचिए इस पर क्या होने वाला है कंट्री के ऊपर। इसका एक फाइनेंशियल कैपिटल में अगर सब चीज बंद हो जाएगी, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? कैन यू इमेजिन कि हम, मोदी साहब बोलते हैं कि $100 बिलियन का एफडीआई होना। एफडीआई लेने वाले जब आएंगे यहां डालेंगे, ये देखेंगे। आपको मालूम कि कितना एडवर्स न्यूज जा रहा है कि ये गुड फ्राइडे के दिन ऐसा हो गया, घर वापसी, कितना एडवर्स इंपैक्ट इन्वेस्टर्स पर पड़ता है। अरे वो भी तो देखिए आप, वो तो समझाइए उन लोगों को। नहीं, अभी आपने कहा कि आपको किसी से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आप सेक्युलरिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? सर्टिफिकेट किसी से लेना न लेना दूसरी बात है। मैं तो आप तो सेक्युलर है कि नहीं है? आप उस पर विश्वास रखते हैं कि नहीं है? आपके इनिशियल रिमार्क्स में मैंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है। कोई धरती पर ऐसे मुल्क की मिसाल नहीं दी जा सकती जिसमें बेशुमार मज़ाहिब, बेशुमार जबानें, बेशुमार खाने, बेशुमार कल्चर है। और इसको अगर मजबूत और जोड़ के रखना है, वो उसकी डाइवर्सिटी है, वही उसका सेकुलरिज्म है। मगर हो क्या रहा है? सेकुलरिज्म के माने क्या है कि मैं किसी का कूली बन जाऊं, मैं उठाऊं सेकुलरिज्म, मैं नहीं, तुम हमारा साथ दो। और हमको क्या सिखाया, सुनिए, हमको क्या सिखाया जाता है कि सेकुलर तुम उस वक्त हो जब तुम हमको अपना बाप मानोगे। मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं तुम्हारा बाप बनने तैयार हूं। अभी मैं तुमको अपना लीडर नहीं मानूंगा, मैं अपने पैर पर खड़े रहूंगा। आप बोल रहे नहीं हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, सेकुलर हम है। अरे तुम क्या गॉड गिवन राइट है क्या? इनके ही डीएनए में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो इतना बेशुमार सुंदर जो देश है, उसको अगर ऐसे ही रखना है तो सारे लीडरों ने एक एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का या उनका लीडर बनने का सपना छोड़ के। अम्बेडकर को क्या बोलते? अम्बेडकर सारे देश के नेता है। मैं अम्बेडकर को क्या बोलते? मैं अम्बेडकर दलितों की जब बात करते थे, बाबा साहिब, आप क्या बोलते? अम्बेडकर सारे देश के नेता है। उन्होंने एक वीकर सेक्शन को जब उनको देश के साथ लाने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर चाहते हैं कि आप मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन ये करना दूसरे किसी धर्म का विरोध करके तो अरे मैं क्या कर रहा हूं साहब? मैं कौन से धर्म, मैं खांडेकर साहब का क्यों अपोज करूंगा धर्म पे नाम पे? मेरे आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर फर्क होगा, हम अपोज करेंगे, राइट है हमारे को। असद भाई, फिर एक बार हम वांद्रा या औरंगाबाद की तरफ आते हैं। आ जाइए। कल तो वहाँ मारामारी हुई, शायद इम्तियाज भाई को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया, कैसे रोकेंगे ये नाराजगी आप? सर देखिए, अगर 62 वार्ड्स में 530 एप्लीकेशन आ जाते हैं और मैं आपको बिठाता हूं कि भैया इंसाफ करो, कहां होगा? यकीनन औरंगाबाद की पूरी आवाम की ताईद और मोहब्बत की वजह से इम्तियाज जलील कामयाब हुए और गफ्फार कादरी को वो जीतते जीतते रह गए। ठीक है, इससे एक बात तो साबित हो रही ना कि जीतेगी पार्टी, इसीलिए लोगों में है कि भाई अपनी पार्टी है, और वो हमसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? वो हमारे अपने हैं। जो हुआ थोड़ा जज्बात में आ गए थे, उसको बात किए हैं,
इंशाल्लाह फिक्र की बात नहीं है, मैं खुद औरंगाबाद जाऊंगा और आप देखेंगे हमको बहुत ज्यादा तादाद में सीटें वहां से मिलेंगी इंशाल्लाह। आपकी पार्टी को 4 दिन की चांदनी कहते हैं, लंबी रेस का घोड़ा कोई नहीं मानता। सर, एक दिन की इज्जत की जिंदगी 100 साल की गुलामी से बेहतर है। तो आप 4 दिन की चांदनी बोल रहे, मैं तो एक दिन की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक दिन इज्जत से गुजार लूंगा और 100 साल की गुलामी मुझे पसंद नहीं है। 4 दिन तो बहुत हो गए सर। क्या शेर है कि मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में चले गए 2 इंतजार में। तो मुझे 4 दिन की फिक्र नहीं, मुझे एक एक दिन की अहमियत है। हम कोशिश करेंगे। नहीं, ये इसलिए कहा, अशोक चौहान कल यहाँ आए थे तो उनका ये कहना था कि इसके पहले मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का एक समय में बहुत जोर था। बाद में लोगों को ये पता चला कि अगर हम इनको वोट देते हैं तो वो बीजेपी की तरफ जाते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई। अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस की हिस्ट्री में 44 कभी सोचे थे? 44 सोचे थे? अरे हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो, अपना सोचो, आगे बढ़ो, पकड़ के लाओ कहां है। हमारी फिक्र मत करो। हम नहीं रहेंगे, हम तो जमीन में जाएंगे एक दिन। हम तो जाने को आए हैं सर। हम तो अपनी जिंदगी गुजारेंगे अपने उसूल पर। अशोक राव साहब को अपना सोचना चाहिए। भाई 44 क्यों हो गए आप? अगर आप इतने मायानाज नेता हैं तो 44 क्यों हो गए? कैसा हो गया आपकी पार्टी को 44? आप तेलंगाना दिए, तेलंगाना में 0, आंध्रा में 0, कहां जीरो है सर? कभी उनको भी तो देख लो भाई, ये छोटा 0 है तो आप तो बड़े 0 है ना। नहीं, लेकिन उनकी आशाएं जो है ना वो मतलब कायम है। उनको लगता है कि ये तो ऐसे आते हैं जाते हैं। मुस्लिम लीग आया गया, समाजवादी पार्टी आई चली गई, अब ये MIM है, आएगा जाएगा। लोग तो टेस्ट करते हैं ना, नया कुछ आता है मार्केट में, लोग तो एक बार जाते हैं, चलो इस बार ये साबुन लेके देखते हैं क्या होता है, फिर अपने पुराने पे आ जाते हैं। सर, जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है ना, वो कांग्रेस ऐसा उनको लगता है। सुनिए आप, वो जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है ना वो छोड़ते नहीं है। आपका जेन्युइन प्रोडक्ट है, TRP बढ़ी भी है आपकी, जेन्युइन प्रोडक्ट ही है ना, नया है बोल के छोड़ देंगे क्या? जेन्युइन प्रोडक्ट है, हम भी जेन्युइन प्रोडक्ट है, मिलावट नहीं है इसमें, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये तो। और मैं बोलूंगा अकबरुद्दीन की 2 सभा में एक बात निकल कर आई है कि नारायण साहब हमें खरीद नहीं सकते आप। क्या नारायण साहब ने आपको कोई ऑफर दी थी और क्या थी ऑफर? ये मेरे खरीब तो क्या आते सर? नहीं, 2 सभा में निकल कर बात आई। नहीं, वो राजा रहबर ने, हमारे कैंडिडेट ने कहा था, उसको अखबारात ने छापा है। नहीं, आपके भाई ने बोला है, राजा रहबर ने भी कहा है। वो बात हुई, वो करे होंगे, बोले सुने होंगे तो उस पर तस्करा किए। राजा रहबर की तकरीर हुई थी, राजा रहबर ने बात। मेरे 2 सवाल थे आपसे। बिल्कुल 4 करिए सर। मेरा पहला तो सवाल था, जो आप पूरे मुस्लिम क्वेश्चन के बारे में बात करते हो कि मुस्लिम समाज की उन्नति, तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि क्या आप मुस्लिमों को माइनॉरिटी मानते हो और क्यों मानते हो? जो कि वो खुद को बहुत बार ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं मुस्लिम जो कहते हैं कि हम भारत की सेकंड मेजॉरिटी है, पहली बात। और ये हर बार प्लेइंग विक्टिम का रोल आप क्यों प्ले करते हो? ऐसा क्यों दिखाई देता है कि सारे कष्ट के काम में, जहां पे सारे मजहब के, सारे कास्ट के, हिंदू कास्ट के भी लोग जो गरीब वर्ग से जाते हैं और जहां काम करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी उस तरह से आगे जाने की कोशिश करती है, मुस्लिम क्यों नहीं करते? इसके लिए क्या पूरी यहाँ की मेजॉरिटी इसके पीछे है? क्या इसके पीछे सिर्फ सरकारी है? मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं था, मुस्लिमों के लीडर्स का, मुस्लिमों के, खास करके आपके यहाँ पे मुस्लिमों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि पॉलिटिशियंस के उससे भी ज्यादा आपके जो इमाम, आपके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका ज्यादा उसमें से होता है। क्यों मुस्लिमों को लगता है कि हमारे बच्चे मदरसे में जाए? क्यों लगता है मुस्लिमों को कि हमारे बच्चे किसी जो निम्न स्तर के जॉब्स हैं उसमें जाए? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल जो इसका मराठवाड़ा का निजाम के बारे में चल रहा था, रजाकार का। सर, इसका जवाब देता हूं प्लीज, मेरा फ्लो ऑफ थॉट। जी सर, मैं अमेज्ड हूं आपके इग्नोरेंस पे। आई एम रियली अमेज्ड। आपके पीछे दोस्त खड़े हुए हैं, वो सच्चर कमेटी का सवाल किए। सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि ओनली 2% मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स गो टू मदरसा। और वो क्यों जाते मदरसा? सुनिए सर, मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है? सर सुनिए, मुस्लिम मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है? मैं आ रहा हूं ना सर उस पे। वो तो सबसे पहला सवाल वही तो है। मैं आ रहा हूं मेरे भाई, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के। मैं कह रहा हूं आपको जी, मुझे कुर्सी पसंद आ गई, मैं नहीं जाऊंगा यहां से जी। आप मेरे को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, पुलिस को लाना पड़ेगा। सुनिए, सच्चर कमेटी ने कहा कि जहां पर स्कूल्स नहीं है वहां मुस्लिम बच्चे मदरसों को जाते। सच्चर कमेटी ने यह कहा। दूसरी बात, आप माइनॉरिटी, सर आप आर्टिकल 29 और 30 के बारे में आपकी राय क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट,
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 29-30 में, आपको उस पर आपत्ति है? तीसरी बात, माइनॉरिटी की आप बात करते, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सर्कुलर है जो कहता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, पारसी सुनिए, ये सुनिए, लोक संख्या, पारसी की लोक संख्या, क्रिश्चियनों की लोक संख्या और इनकी तादाद, मुस्लिमों की तादाद में कुछ फर्क नहीं करोगे? 30 करोड़ कम से कम माना जाता है, 20 करोड़ तो पक्का माना जाता है। 20 से 30 करोड़ जिनकी माइनॉरिटी है, जिनकी तादाद है, वो खुद को माइनॉरिटी कहेंगे या सेकंड मेजोरिटी कहेंगे? सर मेरी बात आप खुद बताइए, आपका क्या नॉलेज है? माइनॉरिटी, मुस्लिमों की तादाद कितनी है देश में? मैं माइनॉरिटी हूं और 2011 के सेंसस के ऊपर 14% पॉपुलेशन है। 2011 के सेंसस 14% ऑफ द पॉपुलेशन और माइनॉरिटी है, क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे इस मुल्क के, उन्होंने लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया। आपको मालूम, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स देखेंगे तो नन अदर देन सरदार पटेल हैव यूज्ड दिस वर्ड, वी आर माइनॉरिटीज, यस, और माइनॉरिटीज हैं। या आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि तरक्की करना चाहिए, मगर आप मेरे तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर रहे हैं? बाकी लोगों को कहां पे मिला था? अंबेडकर को किसने पहले रिजर्वेशन दिया था? उनको तो लड़ लड़ के ही तो आगे आना पड़ा था। हमारे बाकी के सारे लीडर जिनका हम अभिमान से नाम लेते हैं, सारे जाति के, हिंदू के सारे जाति से जो लोग गरीब के उभर के आए, अभिमान लीडर का नाम तो मैं सबका बोलता हूं। बोलिए सर, मैं जानना चाह रहा हूं। मैं नारायण मेघाजी लोखंडे का नाम लूंगा, जो यहाँ का पहला कामगार का नेता था। मैं अंबेडकर का नाम लूंगा, मैं यहाँ के शाहू महाराज का नाम लूंगा, जहां पे उन्होंने अपने गरीब मराठों को आगे लाने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ के मराठा गरीब थे, ओबीसी, वो सर अपने बलबूते पे ऊपर आए थे, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं था। मैं आपको बता दूं, हिंदू की कितनी कास्ट होगी जो अपने बलबूते ऊपर आई थी, उनको रिजर्वेशन की बात नहीं थी। रिजर्वेशन को तो आगे की बात है। आप पहले तो बताइए, मुस्लिमों में उनके जो नीचे का तबका है, उनमें ऊपर आने की चाह है या नहीं? आपने जैसे कहा कि कोल्हापुर में क्या प्लास्टिक की चप्पल बनाएंगी, मेरा आपसे सवाल है, क्या मुस्लिम चप्पल बनाते रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे उसके पीछे? क्या एमआईएम को सिर्फ गरीब मुस्लिमों की राजनीति करनी है? सर सुनिए मेरी बात, अब आपका और कोई सवाल है? नहीं, बस इतना ही था। नहीं, आप 4-5 सवाल कर लिए कि उसमें मुसलमान तरक्की करना चाहता है, मुसलमान आगे बढ़ना चाहता है। आप 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देखिए, आप क्यों कहते कि हिंदुस्तान में दलित सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख होगा? क्या वो कम्युनल ऑर्डर नहीं है? रिजर्वेशन आप मिलता है। सबसे पहले तो कोल्हापुर में 1905 में अंबेडकर को इंस्पिरेशन मिला रिजर्वेशन का महाराष्ट्र से सर, और हम ये बोल रहे कि दीज आर टूल्स ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सोल तरीका नहीं है। कौन रोक रहा है आपको स्कूल बनाने के लिए मेरे लोकेलिटीज में? क्यों नहीं स्कूल बनाते आप मेरे लोकेलिटी में? आप बनाइए स्कूल, आप अच्छे स्कूल बनाइए और देखिए हमको। यकीनन मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हम लोग तरक्की करेंगे। आप स्कूल नहीं बनाते, आप बैंक से हम लोन लेते तो क्या क्रेडिट मिलता हमको? क्रेडिट नहीं मिलता हमको। कौन रोक रहा है सर? अरे सर, हिंदू, नो यू आर रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, हम स्टोरी बनाते हैं, हम फार्मर्स की स्टोरी बनाते हैं। हम हमारे ये बच्चे, ये फार्मर्स के, ये चिल्ड्रन है। एम्पिरिकल डेटा के जरिए आप स्कूल की बात करें, हमारे बच्चे, हमारे हिंदुओं के बच्चे भी बहुत 5-5 किलोमीटर चल के गए हैं और वो भी स्कूल में गए हैं। आपको ऐसा ही क्यों करना है? आपको प्लेइंग विक्टिम का रोल क्यों प्ले करना है? नॉट प्लेइंग विक्टिम, मैं अपने राइट्स की बात कर रहा हूं तो आपको विक्टिम नजर आ रहा हूं सर? मैं बोल रहा हूं कि जो आपको मिल रहा है मुझे भी दो। आप क्यों नहीं देना चाह रहे मुझे? क्या आप नहीं चाहते कि मुझे भी पूरे स्कीम्स में मिले हिस्सा? क्यों नहीं देना चाह रहे मुझे आप? मैं कह रहा हूं जो आपको मिल रहे मुझे ही मिलो। मेरे भी ख्वाब आपकी तरह हैं, मैं भी अपने बच्चों को आसमान की बुलंदियों पर देखना चाह रहा हूं, मगर आप मुझे नहीं दे रहे मौके। आप मुझे अपॉर्चुनिटीज दो। कौन रोक रहा है आपको? आप ये समझ रहे हैं हमको शौक नहीं है पढ़ने का? सर आप अमेज हो जाएंगे, इतना शौक है पढ़ने का मुसलमानों को। कभी चलिए हमारे साथ, हम एक मुस्लिम एरिया में जाकर मैं पुकार कर भड़काऊ भाषण कैसा बोलूंगा कि कितनों को पढ़ना है बताओ और क्यों नहीं पढ़ रहे। आपको मालूम एनएसएसओ डेटा है, 65th राउंड लेटेस्ट एनएसएसओ डेटा है, जिसमें कहा गया था बिगेस्ट कॉज ऑफ मुस्लिम्स एंड दलित्स नॉट स्टडिंग बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल वेयरविथॉल। 41% ऑफ दलित्स एंड मुस्लिम्स बोल रहे कि हम पढ़ना चाह रहे मगर हमारे पास पैसा नहीं है। आप स्कॉलरशिप दो ना सर, डिमांड ड्रिवन कर दो उसको, कौन रोक रहा आपको? मगर कॉर्पोरेट टैक्स में 20,000 करोड़ माफ होंगे, मगर इन गरीबों के पढ़ाई के लिए यकीनन मैं आपसे मुत्तफिक हूं, एस्पिरेशन है हमारे, हम पढ़ना चाह रहे हैं। आप स्कूल्स दो, खोलो, रिजर्वेशन दो, बैंक से लोन दो। क्यों? प्राइम मिनिस्टर का पहली स्पीच हुई थी
एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि मैं ये 3 जनरेशन मुसलमान को देख रहा हूं कि साइकिल स्टैंड पर काम करते हैं। जब आप ये कह रहे थे तो मुझे उनका जुमला याद आ गया, मगर वही प्राइम मिनिस्टर, इनका चीफ मिनिस्टर उल्टा काम कर दिया। कोर्ट से जब रिजर्वेशन के लिए एक्सेप्टेंस आ गया वो बंद कर दिया। कौन कहता है? अच्छा, आप 10 महीने में आपको मालूम सर माइनॉरिटी का जो बजट है कितना कम हुआ? 561 करोड़। कौन रोक रहा है सर? क्यों रोक रहे हो उसको? आप हमको दीजिए ना सर, हम पढ़ना चाह रहे, हम तरक्की करना चाह रहे, आप नहीं देते हमको। महाराष्ट्र में 20% माइनॉरिटीज है सर, 338 करोड़। क्या सही है? ये फिगर सही है? बताइए आप। 0.21% भी नहीं होता टोटल बजट का। यही तो हमारी लड़ाई है। आप यकीन मानिए कि हिंदुस्तान को स्ट्रांग करना उसी वक्त मुमकिन होगा। लोग बिग बैंग रिफॉर्म की बात करते हैं, वो टाई वाई सूट वूट पहनने वाले बड़ी। अरे बिग बैंग रिफॉर्म इस मुल्क में जब होगा जब दलित, मुसलमान और ओबीसी को तालीम याफ्ता बनाया जाएगा, इनके इंसाफ होगा, ये बिग बैंग रिफॉर्म होगा। असद भाई, एक अलग मतलब आप खुद को एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे देखते हैं, भारत मतलब इंडियन लीडर के तौर पे देखते हैं, साथ ही साथ आप मुसलमानों के भी नेता हैं। इसीलिए ये सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में खास करके मराठवाड़ा में मिलिटेंसी की तरफ मुसलमान युवाओं का एक रुख होता हुआ नज़र आता है। कुछ लड़कों को आईएस में ज्वाइन होने का भी उनके ऊपर मतलब वो भी एक घटना सामने आई थी। ऐसे जो विचार मुस्लिम कम्युनिटी में है उनको रोक लगाने के लिए क्या एमआईएम कुछ करने जा रही है या सिर्फ आप डिविजिव पॉलिटिक्स में ही यकीन करते हैं? एग्जैक्टली। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पॉलिटिकल स्ट्रगल में हिस्सा लो, सिस्टम में कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, लड़ो अपनी लड़ाई जमहूरी अंदाज में, पार्लियामेंट में जाके लड़ो, असेंबली में जाके लड़ो, काउंसिल्स में जाके लड़ो। और ये वैक्यूम नहीं रहना चाहिए, ये वैक्यूम नहीं रहना चाहिए कि हम ला रहे हैं नौजवानों को कि आओ हिस्सा लो। आईसिस की बात आप कर रहे, हम उसको कंडेम करते, दूर दूर तक इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अन इस्लामिक प्रैक्टिस है, हम उसको मानते ही नहीं है, गलत है वो। और ये यकीनन पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और जो लोग मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं हम उस एक्टिविटीज को कंडेम करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, 2 दिन पहले खांडेकर साहब सूर्यापेट तेलंगाना में सिम्मी के टेररिस्ट ने 3 पुलिस वालों को जान से मार दिया। हम उसकी कंडेम करें, गलत है वो। हथियार लेकर उन्होंने स्नैच करके मार दिया 3 लोगों को, एक बेचारा ऐसा ही जान की लड़ाई लड़ रहा है। आज क्या हुआ सर? 3 क्रिमिनल्स को या जो एलिस क्रिमिनल्स को जो जिन्होंने इन पर इल्जाम है कि पुलिस वालों को मारा, 5 को एनकाउंटर कर दिया आज। अब कौन जाके मैसेज देगा? देखिए ग्रास रूट लेवल पे क्या मैसेज जाएगा कि वो 3 पुलिस वाले मरे थे इसलिए उन्होंने 5 को मार दिया। ये परसेप्शन क्रिएट होगा, ये इनजस्टिस का मैसेज जाएगा। अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? 24 घंटे 48 आवर्स में आप 5 को लाते हैं और वरंगल बॉर्डर पर 5 को आप बोलते कि नहीं वो वेपन स्नैच कर रहा था और हम लोग उसको मार दिए। अरे वो क्रिमिनल था तो सूली पर लटकाते जैसा कसब को लटकाया गया था। हमने सारी दुनिया को बताया कि ये हमारा मुल्जिम था, हमने कोर्ट्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया दुनिया को और उसको फांसी पे चढ़ाया। आप इनको फांसी पे चढ़ाते हैं लोगों को, बच्चों को, अगर ये मुल्जिम थे इनको गोली मारने का क्या ये मैसेज क्या जाएगा यंगस्टर्स पर कि भाई वो 3 पुलिस वालों को वो लोग मारे, जबकि पूरे मुस्लिम्स कंडेम करे उस एक्शन को जो उन्होंने सूर्यापेट में किया, मगर आप विद इन 48 आवर्स 5 बच्चों को मार दिए। असदुद्दीन साहब, आप चाहते हैं मुसलमानों की तरक्की हो, आपके पार्टी की मुख्य जो नींव थी वो नींव थी कि विकास हो, नौकरियां मिले मुसलमानों को, दलितों को वो आगे बढ़े, लेकिन आपकी बातों से ये महसूस हो रहा है कि नफरत ही फैलाई जा रही है, हिंदुओं को आप विरोध करते हैं। तो ये नफरत की राजनीति जो है इसी पे आपके बुनियाद अभी जो है वो भटकती नजर आ रही है आपके पार्टी की। नहीं सर, आपको आपकी सोच हो सकती है जो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं नफरत, हिंदुओं के खिलाफ नफरत नहीं हूं, नफरत की सियासत नहीं करता हूं। मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूं और मुझे हिंदुत्व के खिलाफ होने पर फख्र है। आई टेक प्राइड इन बीइंग अगेंस्ट आरएसएस एंड हिंदुत्व। आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदू। आप चाहते तरक्की हो, तो तरक्की नफरत से कैसी होगी? सर जवाब तो सुनिए, तरक्की कब होगी सर? तरक्की उस वक्त होगी जब जो रूलर्स हैं वो अपने दिमाग से ये तमाम उल्टे सीधे माइंडसेट को निकालें। तरक्की कब होगी? जब आप ग्राउंड पर अपनी जबान से जो हो रहा है इंप्लीमेंट करें। तरक्की कब होगी? जब आप हमको हमारे अपॉर्चुनिटीज देंगे।
हम उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने तैयार हैं। आप देते नहीं है हमको, और आप बोल रहे तुम लोग तरक्की नहीं करते। अरे हमको शौक है सर, क्या किसी गरीब मुसलमान को शौक नहीं कि अच्छा घर हो? कौन सा ऐसा गरीब मुसलमान होगा जो नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े? वो बच्चा क्यों पब्लिक पुलिस स्टैंड साइकिल स्टैंड पे काम करे? दीजिए सर, आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूं कि एक सी चेंज है एटीट्यूड में मुस्लिम यंगस्टर्स में, बहुत सी चेंज एटीट्यूड है। वो पढ़ना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे। सर आपने नहीं तो आपसे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक से, वो बीफ का मामला है। किसका सर? बीफ गौवंश बीफ का गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया देश के कई राज्यों में, महाराष्ट्र भी शामिल है उसमें। कल महाराष्ट्र में यह भी बात आई कि भाई सवाल पूछा कोर्ट में कि भाई सिर्फ गौवंश पे क्यों और बाकी पे क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाएंगे हम, ये स्टार्टिंग है। तो बीफ का जो मसला है वो खाने में एक ऐसा समाज सुनने में आता है कि भाई एक समुदाय से जोड़ा जाता है, कम्युनिटी से जोड़ा जाता है, लेकिन ये बीफ बैन को सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस काटजू ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे पिछड़ापन दिखेगा, हम किसी चीज़ को बैन करते हैं। तो फिल्म स्टार कपूर खानदान ने भी इसको विरोध किया। तो विरोध करने का पीछे मकसद ये भी कि भाई इकोनॉमिक्स में इसमें बहुत बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए। इस अर्थव्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए तो क्यों, नहीं रुकना चाहिए तो क्यों? सर ये मसला जो है ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दलितों का मसला है, ये एक इकोनॉमिक इशू है सर। अगर महाराष्ट्र स्टेट को 6,000 करोड़ का नुकसान होगा तो कौन और 5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इनका रोजगार क्या होगा? अगर लोग बेरोजगार होंगे तो सोशल इविल सोसाइटी में होंगे नहीं होंगे? अगर किसी का पेट जलता होगा, भूखा पेट, क्या क्या नहीं करा जाता इंसान को? इसकी जरूरत क्या थी? ऑलरेडी काऊ के ऊपर बैन था, हम रिस्पेक्ट करते उसको, काऊ को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मगर बुलॉक्स को आप कर दिए। अच्छा फिर बफलो इतना एक्सपोर्ट क्यों हो रहा भाई? क्या आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मोर देन इकोनॉमिक, हिंदू मुस्लिम दलित, हम क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हैं सर? 21st सेंचुरी को हम बोल रहे हैं कि हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, हम चाइना की तरह सुपर पावर बनेंगे। क्या मैसेज दे रहे हैं? इतना पेटी सोच है इन लोगों की, ये पेरोकियल थिंकिंग है। इससे कंट्री कहां जाएगा सर? कहां जाएगा मुल्क हमारा? ये सर आपने कहा कि आप एक समान समाज चाहते हैं जिसमें सब लोगों का समान अधिकार हो। कॉमन सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है? कॉमन सिविल कोड किसका होगा? कॉमन सिविल कोड किसका होगा? कैसा होगा? जो मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए गए हैं संविधान में, सुनिए मेरी बात, वो हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? सुनिए, आपको अंदाजा है कि ट्राइबल के मैरिज कस्टम अलग है, आपको मालूम गोवा में मैरिज कस्टम अलग है, आपको मालूम कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शेड्यूल कास्ट में अलग अलग तहजीब है। सर ये डाइवर्सिटी है इंडिया की। और अगर कोई मजहब में, सुनिए, अगर किसी औरत पर जुल्म हो रहा है तो जुल्म बंद होना चाहिए। मैं खड़े होकर हर पब्लिक मीटिंग में मुस्लिम से अपील करता हूं कि अपने औरतों से इंसाफ करो, और अगर कैसा होता है तो हम कंडेम करते हैं, उसको एक्शन लेते हैं, वो पुलिस के जरिए बोलते हैं। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं खिलाफ हूं, मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं, मैं खिलाफ हूं उसका। लेकिन सर आप इसका रीजन बताएंगे, आप क्यों खिलाफ हैं इस चीज के? आप समान समाज की बात कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने चाहिए, तो मुसलमानों को आप विशेष अधिकार क्यों देना चाहते हैं? इससे हिंदुस्तान की तरक्की में कौन सी रुकावटें आ रही हैं, मुझे बताइए आप। इससे हिंदुस्तान के मजबूत सर आप जिन भावनाओं की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की भावनाएं हर्ट हो रही हैं, मैं सुनना चाह रहा हूं। मैं सुनना चाह रहा हूं सर आप जो कह रहे हैं कि अगर ये हट जाएगा तो कोई भी चीज अगर होगी तो मुसलमानों की भावनाएं हर्ट होंगी इससे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने की वजह से हिंदुओं की भावनाएं भी हर्ट होती हैं? उनको ये फीलिंग आती है कि मुसलमानों को विशेष अधिकार दिया जा रहा है पिछले 60-70 सालों से। अच्छा ये बात है, तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में इनकम टैक्स का क्यों एग्जेम्पशन दिया जा रहा है? क्या सर आप उसके बारे में मुद्दा उठाइए ना, आप संसद में आप उठाइए मुद्दा संसद में। अरे भाई साहब, मेरे पेट में दर्द है तो आपके पेट में दर्द होना चाहिए ना। खाली मेरे पेट की दर्द की आप बात करेंगे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है पेट में। हिंदू ज्वाइंट फैमिली में टैक्स एग्जेम्पशन क्यों है भाई साहब?
इसकी बात हाँ, मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अगर जहां कहीं भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इट हैज टू बी स्टॉप। बट आप ये क्यों समझ रहे कि हम, अरे भाई मैं अपनी शादी कर रहा हूं और अगर गलती होती है तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का आया, सब चीजें हैं, मगर इसको हर चीज को एक कम्युनल ऐनक लगा के देखना मत करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। असद भाई, आपने जो कहा कि मैं हिंदुओं के ऐसा खिलाफ नहीं लगता है हूं। कि आप भी उदा शर्ट, मेरी उदी शेरवानी अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। बोलिए। हिंदुओं के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ हूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस्लाम के खिलाफ हूं? इस्लाम के खिलाफ आप कैसे हो सकते हैं? इस्लाम और मुसलमान एक है, अलग नहीं है। तो फिर हिंदुत्व कैसे है? ये देखिए, आप आ गए बस असलियत पे। हिंदुत्व और हिंदू एक ही है। तो आप सावरकर का जो हिंदुत्व है उसको मानते, आप आईसिस के इस्लाम को मानते हो? नहीं, मैं तो वैसे मैं भी नहीं, हाँ। मैं वही तो कह रहा हूं, कम से कम एक मीटिंग ग्राउंड पैदा हो गया आप में हमारे में। लेट अस वर्क टुगेदर, कम ऑन, दिस इज अ मीटिंग ग्राउंड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कि आप इसको मत समझिए कि मैं हिंदू के खिलाफ हूं, जैसा आपने कहा कि मैं आईसिस के खिलाफ हूं, आप भी आईसिस के खिलाफ है, तो इसका मतलब इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है। आईसिस डज नॉट रिप्रेजेंट्स। हिंदुत्व के मैं खिलाफ हूं, इसका मतलब क्या है? हिंदुत्व का इसलिए हूं, अगर आप वी और नेशनहुड डिफाइंड पढ़ेंगे ऑफ गोलवारकर, अगर आप सावरकर का हिंदुत्व की पूरी किताब पढ़ेंगे, अगर आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, एक बात मुझे बताइए, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पढ़ लीजिए, चैप्टर 4 में पैराग्राफ नंबर 35 पढ़ लीजिए, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते कि अगर दो हिंदू मिलेंगे और दो मुसलमान मिलेंगे तो दो हिंदू अच्छा सोचेंगे और दो मुसलमान गलत सोचेंगे। पढ़ लीजिए। ये मेरे ये आइकॉन्स है ही नहीं हिंदुत्व के, हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, लेकिन आप ऐसा भी तो कह सकते कि जो ये इस टाइप का हिंदुत्व है उसके हम खिलाफ सर, हैं। कौन सा हिंदुत्व है दूसरा टाइप का, मुझे बताइए आप, मैं सीखने तैयार हूं। एक उदार, मैं मैं सीखने तैयार। सर, हिंदुत्व सर इन पॉपुलर पार्लेंस, इन पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग, बेसिंग ऑन थ्योरी, बेसिंग ऑन एवरीथिंग, दिस इज हिंदुत्व, विच गोज अगेंस्ट हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी के खिलाफ है वो। सर, बहुत शुरुआत में एक ही सवाल पूछता हूं सर। बहुत शुरुआत में आपने कहा कि मैं इतने लंबे की नहीं सोचता, मैं 1 घंटा 1 दिन की सोचता हूं। नहीं, वो 4 दिन की चांदनी की बात की तो हाँ, बोलना पड़ा। तो अब आप दूर की बात करेंगे तो दूर की बात करूंगा मैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप काफी निगेटिव टोन पे सोचते हो? नहीं सर, मैं क्या नेगेटिव सोचता हूं सर? इतने सब चीजों के बावजूद भी मेरे में जुस्तजू है लड़ने की, यही तो मेरा पॉजिटिवनेस है। ओवैसी जी, वातावरण काफी गर्म हो चुका है, एसी बढ़ाइए जरा। एक सवाल पूछना है। बीफ बैन की बात करने से गर्म हो गया वातावरण। आप जब भाषण करते, आप और आपके भाई, तो काफी तीखी जबान रहती है आपकी, तो इसका राज क्या है? और इसका जवाब, हाँ, इसका राज क्या है तीखी जबान? सर, कोका कोला की सिगरेट तो कोई नहीं देता आपको, मैं भी अपनी सिगरेट नहीं दूंगा। नहीं, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, समझिए प्लीज मेरी बात को। मैं जो हूं आपके सामने हूं, मैं नाटक कंपनी का कोई डायरेक्टर नहीं हूं, मैं कोई पारसी थिएटर का एक्टर नहीं हूं, ये जो हूं सामने हूं सर। आप एक्सेप्ट करिए या मत करिए, मगर मैं तो बोलता रहूंगा सर। मेरी जबान को खाली मेरी मौत ही बंद कर सकती, याद रख लीजिए आप। ओवैसी जी, लेकिन आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? आप किस लीडर को आपका आइडॉल मानते हैं? मेरा मानना यह है कि अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था। आप गांधी को मानते हैं सबसे? और मैं अंबेडकर को गांधी से बड़ा लीडर मानता हूं। और आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो वो डॉक्टर अंबेडकर का है। बहुत से लोगों का है, अंबेडकर है, उसमें जौहर ब्रदरान है, बहुत से लोग हैं सर। कैसा एक का एग्जाम्पल लेता हूं, मगर इतना अब जरूर बोलूंगा कि हिटलर तो नहीं है। आज आप कट्टा पर आए, बहुत मुद्दों पे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका, थँक्यू सो मच, थँक्यू। तर माझा कट्ट्यावरती आज आपण इथेच थांबतोय। बघत रहा एबीपी माझा।